हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है बच्चों यहाँ पर डेट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया था कि डिस्चार्ज किस किस तरीके से वहाँ पे होता है, एंड उसका हमने पूरा रिवाइज हमने वहाँ पे कर लिया था। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है। उसमें बच्चों एक लास्ट टॉपिक जो था, दैट इज द डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या मतलब उसका होता है, वो आज हम पूरी क्लास में रिवाइज करेंगे। ये एक बड़ा टॉपिक था, इसलिए मैं इसका एक ही चैप्टर में एक सेकंड रिवीजन वीडियो इसकी मैं आपको बना रहा हूँ, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है जी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है डेट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों ब्रीच का मतलब क्या होता है, तो ब्रीच का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना करते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से अगर मना करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि पार्टी व्हेन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म, एक पार्टी अगर परफॉर्म करने में अगर फेल होती है, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, जिसमें इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पे बताया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ आपके आएंगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसका मीनिंग तो हमें समझ में आ गया कि एक पार्टी को प्रॉमिस किया था और उस पार्टी को हमने प्रॉमिस पूरा करके नहीं दिया, या फिर जिस पार्टी ने प्रॉमिस किया था उसने पूरा नहीं किया। क्या? तो सिंपल थिंग है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, उससे पहले मना कर दिया गया है। और पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे यहाँ पर अगर ब्रीच कर दिया गया, तो इस केस में अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, पार्टीज को जब रेमेडीज मिलेंगी। तो दो पार्टीज हो गई ना। तो नंबर वन, जिस पार्टी ने मना किया वो एक अलग पार्टी है, जिसको मना किया गया है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था बट पूरा नहीं किया गया, तो उस पार्टी को यहाँ बोलेंगे बच्चों दैट्स कॉल्ड द एग्रीव्ड पार्टी। तो क्वेश्चन इज बच्चों यहाँ पर कि एग्रीड पार्टी को क्या क्या रेमेडीज वहां पर दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे एग्रीड पार्टी को हम क्या क्या रेमेडीज वहां पर हम प्रोवाइड करेंगे। रेमेडीज, तो बच्चों यहाँ पर इसमें इन्होंने इस चैप्टर में जो बात की है वो रेमेडीज अलग अलग तरीके की बात की है। लेकिन मैं इस रेमेडी से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज 1 जनवरी 2021। परफॉर्म जो करना था, परफॉर्मेंस, उसको हमें परफॉर्म करना था सपोज 10 जनवरी 2021 को। कोई भी कॉन्टेंट आपने किया और आपको परफॉर्म जो करना पड़ेगा वो 10 से परफॉर्म करना पड़ेगा। कॉन्टेंट कब हो गया, वो एक को कॉन्टेंट हो गया। अब बच्चों मान लो यहाँ पे पार्टी मना कर देती है, पार्टी अगर मना करती है सपोज 5 को, कब किया, परफॉर्मेंस डेट से पहले। या हो सकता है पार्टी ने 10 को ही मना कर दिया, किस दिन मना किया, 10 तारीख को मना कर दिया। या 10 को तो कर दिया कॉन्टेक्ट, लेकिन कुछ टाइम के बाद मना कर दिया कि मैं कॉन्टेक्ट पूरा नहीं करूंगा। मतलब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, तो बच्चों ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट में सिचुएशंस आपकी कुछ अलग अलग वहाँ पे सिचुएशन बनेगी। फर्स्ट सिचुएशन बच्चों यहाँ पे आपकी बनेगी कि अगर कॉन्टेक्ट को मना किया गया है बिफोर परफॉर्मेंस। सेकंड वन, कब मना किया गया है, ऑन, या फिर आप कह सकते हो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। मतलब जिस दिन या तो परफॉर्म करना था, मतलब ऑन द ड्यू डेट, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस वहां पे मना कर दिया गया। तो यहाँ पे दो तरह के बीच ऑफ कॉन्टेक्ट में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मुझे। यहाँ पे आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर मना किया गया है तो उसमें कैसे होगा, ऑन द ड्यू डेट मना किया गया तो वहां पे हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अगर बिफोर द ड्यू डेट मना कर दिया गया, तो इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इजी पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, एंटीसिपेटरी हम किसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं सेकंड थिंग बच्चों यहाँ पर लेता हूँ कि जहां पर आपने ड्यू ऑन द ड्यू डेट या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस अगर मना किया गया, तो क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो दो तरह के ब्रीच होते हैं बच्चों यहाँ पर। फर्स्ट वन दैट इज द एंटीसिपेटरी, सेकंड वन दैट इज द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों यहाँ पर मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यहाँ पर करता है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, वो यहाँ पे हमें देखना है। अब देखो सिंपल थिंग है बच्चों यहाँ पे, सपोज यहाँ पर बिफोर द ड्यूट में ले लेता हूँ, जो एग्जाम्पल मैंने लिया कि 1 जनवरी 2021 को मना किया गया। अब 1 जनवरी 2021 को अगर मना किया गया है तो दैट्स मीन कि भी यहाँ पर आपके पास दो चीज यहाँ पे बताई गई। या तो मैं एक काम करूंगा, जिस दिन मना किया गया या मैं अगली ड्यू डेट का वेट नहीं करूंगा, मतलब मैं 5 तारीख को ही, 5th को पार्टी से डैमेजेस रिकवर कर लूंगा। अभी डैमेजेस कैसे होंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर आगे ड्यू डेट का वेट नहीं करेंगे, कि हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि हो सकता है कि आगे पार्टी हाँ कर दे, उस चीज़ के लिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम जिस दिन मना किया गया उसी दिन उससे हम डैमेजेस हम यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। और अगर हम कहते हैं कि नहीं यार, हो सकता है कि भाई वो एक्सेप्ट कर ले, वेट करना चाहते हैं, मतलब हम मना 5th को कर दिया गया है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, अपनी मर्जी से वेट करना चाहते हैं कि हो सकता है कि 10 तारीख 10 को ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस को वो हाँ कर दे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अगर वो हाँ करे या ना करे, बट अगर हम वेट करते हैं तो उस केस में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। इसका मतलब अगर वेट किया तो मैं किस दिन पहुंच चुका हूँ, 10 जनवरी 2021 को। और वैसे ना तो मैं उसी दिन का देखूंगा, 10 जनवरी 2021 को। ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे सेम थिंग, पार्टी अब भी मना कर रही है, पार्टी अभी मना कर रही है, तो याद रखना बच्चों यहाँ पे, अब मैं उससे क्या रिकवर करूंगा, मैं उससे डैमेजेस रिकवर करूंगा। लेकिन अगर पार्टी अब एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है सर, जो हुआ गलती हो गई, लेकिन मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा, ये पार्टी ने कहा। पहले 5th को मना कर दिया, लेकिन अब 10 को हाँ कर रहे हैं कि ठीक है जी, हम एक्स पूरा करेंगे, तो बच्चे याद रखना, उस केस में जो प्रोमिसी है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। प्रोमिसी हैज टू परफॉर्म ऑल्सो। जिस भी पार्टी ने मना किया था वो तो पूरा करेगी करेगी। दूसरी पार्टी वहां पर ये एक्सक्यूज नहीं ले सकती कि सर पहले मना किया गया था। अगर आपको ये एक्सक्यूज नहीं लेना था तो आप पहले ही 5th तारीख को ही डैमेज ले लेते, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आपने वेट किया है, और वेट करने के बाद अगर ड्यू डेट पर अगर पार्टी हाँ करती है कि मैं परफॉर्म करूंगा, तो दूसरी पार्टी मना नहीं कर सकती। दोनों पार्टीज को वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स अ पॉइंट कि अगर पार्टी ने उसके बाद अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उस केस में हम उसको कैसे ट्रीट वहां पर हम करेंगे। तीसरा पॉइंट जो बच्चे यहाँ पर आता है कि अगर मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल ही हो गया, सपोज जो गुड्स हम लेने वाले थे वो गुड्स खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, आग लग गई। क्या, आपने तो अपनी मर्जी से वेट किया था, लेकिन वेट होने से मतलब ये लगा लो कि 5th को उसने मना किया, और 8th 9th कभी भी, मतलब वो बिफोर द ड्यू डेट वो गुड्स जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया था वो इम्पॉसिबल हो गया। तो इस केस में याद रखना बच्चों यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज void। वर्ड यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, दैट इज द void कॉन्ट्रैक्ट, एंड नो डैमेजेस, नो डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड। बच्चों एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना पड़ेगा कि भी वो एंटीसिपेटरी है तो उस केस में उसको कैसे किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ बच्चों, यहाँ पे जो एग्जाम में आ चुका है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एंटीसिपेटरी में जो मैंने आपको बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। आप मेरे वाले नोट्स में जब आप आओगे ना, तो इसमें जो क्वेश्चन बैंक यहाँ पर दिया गया है, दिस वन। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर एक 5 आपको दिया गया है, जो एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपका टॉपिक आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको पूरा करवाऊंगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कि एंटीसिपेटरी में क्या क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टर रामास्वामी हैं, उसने एक ऑर्डर प्लेस किया था। ऑर्डर कब प्लेस किया था, 10 नवंबर 2006 को। 10 नवंबर 2006 को किया था, कितने रुपए में किया था बच्चों, यहाँ पे 40 रुपीज़ पर केजी में। ठीक है, एंड कितना ऑर्डर देना था बच्चों यहाँ पे, 10 टन्स। 10 टन्स वहाँ पर जो भी था उड़द दाल वहाँ पे सप्लाई करनी थी, और कितने रुपए के अकॉर्डिंग, 40 रुपीज़ पर केजी। तो डिलीवरी कब तक होनी थी बच्चों, देखो कॉन्टेक्ट हुआ है 10 नवंबर को, लेकिन डिलीवरी कब तक होनी थी, परफॉर्मेंस डेट कब है, बिफोर द
9 दिसंबर 2006, मतलब ये 9 दिसंबर 2006 तक ये गुड्स उसके पास पहुंच जाएगा, पर दैट द परफॉर्मेंस डेट। लेकिन पार्टी ने कब मना किया? ऑन 5th, ओ सॉरी, ऑन 4th दिसंबर 2006 को उसने मना कर दिया। मतलब कब मना किया बच्चों यहाँ पे? बिफोर द परफॉर्मेंस डेट, कि 9 को था लेकिन 9 से पहले ही मना कर दिया गया। और उसने लेटर लिखा। उस टाइम में बच्चों रेट जो चल रहा था वो 50 रुपये चल रहा था। ठीक है, उस टाइम 50 रुपये चल रहा था। अब ही वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया। 9th का भी उसने प्राइस आपको दे दिया कि नो को अगर वो वेट करता है तो उस दिन प्राइस कितना चल रहा है? 53 भी चल रहा है। एडवाइज मिस्टर रामास्वामी। सोचिए यहाँ पे ना, अब आपको देखो इसमें पूरा टॉपिक एंटीसिपेटरी का है। और आपको इसमें जो आंसर लिखना पड़ेगा ना, इसमें आपको दोनों पॉइंट आपको बताने हैं यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है कि अगर वो वेट करता है तो क्या होगा, और अगर वेट नहीं करता तो क्या होगा। बट वेट करता है तो सारे पॉइंट नहीं बताने आपको। वेट करता है तो आप कौन सा पॉइंट बताओगे कि ए एंड प्रोमिसर स्टिल रिफ्यूज, प्रोमिसर अभी भी मना कर रहा है, तो उस केस में आप उससे वहां पे क्या रिकवर कर लोगे? आप वहां पर उससे डैमेजेस आप रिकवर कर लोगे वहां पे। डिपेंड बच्चों यहाँ पे। तो इसमें अगर मैं इसमें प्राइस निकालता हूँ, इसमें डैमेजेस क्या रिकवर करेंगे? अगर मैं वेट नहीं करता तो उसने मना कब किया था बच्चों यहाँ पे? उसने 4th दिसंबर 2006 को मना किया, तो उसमें डैमेज क्या ले लूंगा? अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता तो वही गुड्स 40 रुपए का जो आप खरीदने वाले थे, अब वही गुड्स मार्केट से कितने का मिलेगा? आपको 50 का मिलेगा। मतलब उसके मना करने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे करना पड़ा? 10 रुपीज पर केजी अमाउंट मुझे पे करना पड़ा। इसके अकॉर्डिंग जितना भी डैमेज बनेगा मैं उससे ले लूंगा। सेम थिंग। और अगर वेट करता हूँ पार्टी स्टिल रिफ्यूज, मतलब 9 दिसंबर 2006, उस दिन कितना अमाउंट चल रहा था बच्चों? यहाँ पे 53 रुपीज चल रहा था। अगर वो मना नहीं करता तो मुझे 40 रुपये का पड़ता। लेकिन उसके मना करने की वजह से, रिफ्यूज करने की वजह से, मुझे वो गुड्स कितने का पड़ रहा है? अब वो 53 रुपीज का पड़ रहा है। तो मुझे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 13 रुपीज। तो यही डैमेज मैं उससे रिकवर कर लूंगा। ठीक है, तो पर केजी के अकॉर्डिंग निकाल के 13 रुपीज का, तो वहां पे डैमेज निकाल दिया जाएगा। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर प्रॉपर वे से एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होना चाहिए। वही मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो दैट्स योर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लेमेंट बच्चों यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पर सेकंड वन, अगर मैं एक्चुअल बीच ऑफ क्वांटिटी की बात करता हूँ तो यहाँ तो सिंपल वे से कहेंगे कि ऑन द ड्यू डेट मना किया तो उस दिन कोई वेट नहीं करेंगे। बस जो भी डैमेज होगा वो पार्टीज में रिकवर कर सकते हैं। पार्टीज को रेमेडीज यहाँ पर मिलेगी, डैमेजेस वहां पे वो रिकवर कर सकता है। दैट्स योर पॉइंट। तो ये याद रखना कि ये डैमेजेस, मतलब यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड वन एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी में कैसे ट्रीट किया जाएगा? क्या तो पार्टी ड्यू डेट का वेट करती है या ड्यू डेट का वेट नहीं करती। अगर वेट करती है तो उस केस में वहां पर तीन सिचुएशन हो सकती है कि नाउ प्रोमिस स्टिल रिफ्यूज, तो यू कैन रिकवर द डैमेजेस। इफ प्रोमिस एक्सेप्ट टू परफॉर्म, then you have to perform also. And if contract become impossible, then contract become void and no damages can be recovered. Clear? And second which यहाँ पे, if party did not wait, then party can claim damages किस दिन करेगी बच्चों यहाँ पे? ऑन द डेट ऑफ रिफ्यूजल। ना कि ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आएगा, ऑन द डेट ऑफ रिफ्यूजल। उसी दिन जो भी अमाउंट चल रहा है वो उससे वहां पर डैमेजेस रिकवर कर लिया जाएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया है। क्लियर? तो ये तो बच्चों ने पढ़ लिया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बच्चों यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे ब्रीच तो कर दिया गया, लेकिन पार्टीज को क्या क्या रेमेडीज यहाँ पर मिलनी चाहिए। रेमेडीज टू एग्रीव्ड पार्टी। हम पार्टी को यहाँ पर क्या क्या रेमेडीज देंगे, तो उसकी रिगार्डिंग अब बात करें यहाँ पे क्या क्या रेमेडीज पार्टी के पास होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर रेमेडीज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या रेमेडीज हमें बताई गई है। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे बताया गया, दैट इज कॉल्ड द रेसिशन। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे, दैट इज डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। जैसे भी पढ़ा ना, डैमेजेस ले सकता है, वो हम पढ़ेंगे कितने तरह के डैमेजेस हो सकते हैं, वो यहाँ पर आएगा बच्चों यहाँ पे। थर्ड वन पॉइंट बच्चों यहाँ पर आपका आएगा, दैट इज शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अभी जब आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फोर्थ वन हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर, दैट इज इंजंक्शन। ये भी एक रेमेडी का वर्क करता है, तो ये है क्या बताऊंगा आपको। एंड फिफ्थ वन जो यहाँ पर, दैट इज द क्वांटम मैरियट। तो दैट्स यहाँ पर
तो ये 5 टाइप्स की रेमेडीज आपको यहाँ पे बताई गई है, जो आपको प्रॉपर तरीके से आपको पढ़नी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों ये, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करना है, इसको बहुत ध्यान से आपको करना है बच्चों यहाँ पर, जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो दैट्स बच्चों यहाँ पर। चलो आप वन बाय वन करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो जिसमें फर्स्ट वन बच्चों यहाँ पर आता है, दैट्स कॉल्ड द रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो रेसिशन का मतलब क्या होता है, रेसिशन का मतलब होता है कैंसिलेशन करना, उस चीज़ को कैंसिल करना। अब आप खुद सोचो, आपने कोई कॉन्टेक्ट किया, सपोज आपने मेरे सेंटर के साथ कॉन्टेक्ट किया कि आप यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है, और उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप फीस पे करोगे। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपकी क्लास नहीं लगाता, कुछ नहीं करता, क्या आपको भी फीस पे करने की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर इज नो, आपको भी फीस देने की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, जब मैंने परफॉर्म नहीं किया तो आपको भी परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई, इफ वन पार्टी इफ वन पार्टी refuse to perform, then other party need not to perform। दूसरी पार्टी को भी परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स योर पॉइंट बच्चा। ठीक है जी, यहाँ पे तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, कि अगर रेसिशन किया गया है, मतलब एक पार्टी मना कर दिया गया है, तो दूसरी पार्टी को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले तो पॉइंट ये रेमेडीज वहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि आपसे डैमेज कितना लेना चाहिए। ठीक है, अब सेम थिंग बच्चों, जो भी एग्जाम्पल किया रामास्वामी का, उसमें पार्टी ने मना कर दिया और आप कहते हो नहीं नहीं, मैं तो 40 रुपीज पर केजी उसको पैसे दूंगा, दोगे क्या? आंसर इज नो। वहां पर कॉन्टेंट आपका खत्म हो गया, आपको भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। डैमेज अलग से लूंगा। ठीक है, आप ये मत सोच रहे कि डैमेज नहीं लूंगा, डैमेज तो लूंगा ही लूंगा वहां पे, लेकिन परफॉर्म करने की भी रिक्वायरमेंट मुझे वहां पर नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पर, अब सेकंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे आता है कि उससे मैं डैमेजेस वहां पे रिकवर करूंगा। ठीक है? अब ये डैमेजेस यहाँ पर कैसे लिए जाएंगे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो डैमेजेस का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पर, कि डेट इज द मोनेटरी, मतलब जहां पर मैं मनी की टर्म्स में पार्टी से कॉम्पनसेशन अगर रिकवर करता हूँ, दिस इज कॉल्ड द डैमेजेस। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। अब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन बच्चों यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपके आते हैं, तो इसमें आपको मेन पढ़ना है बच्चों यहाँ पे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसी के सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट तरीके से कंप्लीट करना है। इसमें बच्चों फर्स्ट डैमेज जो बताया गया, दैट्स कॉल्ड द ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस। और सर ये ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, तो बच्चों ध्यान सुनना, साथ साथ नोटिंग करवा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ध्यान से इसको लिखना, एग्जाम के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। जो ऑर्डिनरी डैमेज होता है ना, ये वो डैमेज होता है जो कॉन्टेक्ट मना करते ही जो डायरेक्टली अराइज होता है। अब डायरेक्टली कैसे अराइज होता है, सेम थिंग, वो जो भी एग्जाम्पल लिया मैंने, 40 रुपीज था, ठीक है, आप मना कर दिया पार्टी ने, अब आप मार्केट में जा रहे थे, मार्केट में आपको या तो 50 का मिल रहा था या 53 का मिल रहा था, तो वो कैसे अराइज हो, डायरेक्टली, कि आपको वही चीज लेने के लिए, सेम थिंग, वही सेम ट्रांजेक्शन करने के लिए अब आपको 40 नहीं, 50 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, या 53 पे करने पड़ रहे थे। बड़ा पॉइंट में यहाँ पे, तो वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा, जो 13 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा था ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। यहाँ पर मैं पार्टी से वो ऑर्डिनरी डैमेज रिकवर करूंगा। तो बच्चों यहाँ पर आप इसको कह सकते हो, जो नेचुरली अराइज होते हैं, नेचुरली अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शन। ठीक है यहाँ पे, तो जो डायरेक्टली भी कह सकते हो, डायरेक्टली अराइज। बच्चों इस केस में डैमेजेस कैसे लिया जाता है, तो जितना वही गुड्स आप खरीदते हो मार्केट से, तो इसमें कैसे लिया जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वहां पर लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे डैमेज निकाला जाएगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे अगर याद रखना, इफ मार्केट प्राइस, जितने में आपने क्वांटिटी किया था, लेकिन अगर मार्केट प्राइस लेस देन है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जितने में आप खरीदना चाहते थे, देन नो डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड।
तो फिर आप ये ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर नहीं कर पाओगे। सर यहाँ पे नो डैमेज की जगह वर्ड क्या लिखेंगे, नो ऑर्डिनरी डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड। तो वहां पर आप कोई भी ऑर्डिनरी डैमेज रिकवर नहीं कर सकते। दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया है कि आप डैमेज कितना ले सकते हो। क्लियर बच्चों यहाँ पर, इजी द पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो क्या कोई डैमेज नहीं ले सकते क्या, क्या कोई डैमेज यहाँ पर नहीं आ पाएगा। बच्चों यहाँ पर डैमेज आ पाएगा, लेकिन वो फिर यहाँ पर आप ऑर्डिनरी नहीं, दूसरा एक डैमेज आएगा, दैट इज द नॉमिनल डैमेजेस। तो पार्टी से यहाँ पर नॉमिनल डैमेजेस रिकवर किया जाएगा। तो नॉमिनल डैमेज हम किसको कहते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे बच्चों हम पहले तो इसमें याद रखो नॉमिनल का कब मतलब आता है। आपने ऑर्डिनरी डैमेज किया, मतलब वहाँ पे मार्केट प्राइस अगर ज़्यादा हो गया फिर तो आपने ले ही लिया। अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा हो गया तो फिर नॉमिनल की तो बात ही नहीं होगी। या अगर मार्केट प्राइस कम था, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं पार्टी ने जिस जिसको मना किया गया था उस पार्टी ने एक्चुअल में कोई डैमेज सफर नहीं किया, बट उसके बेचारे के साथ गलत हुआ। क्या गलत हुआ उसके साथ कि उसको मना कर दिया गया था बीच में, डैमेज तो नहीं हुआ लेकिन बीच में मना किया गया। तो उस केस में ना हम यहाँ पे जो केस करते हैं ना सिर्फ उसका नाम लगाने के लिए कि सर ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, तो यहाँ पे जो केस किया जाएगा ना वो यहाँ पे वो किस चीज़ के लिए किया जाएगा, सिर्फ उसका नाम लगाने के लिए, फॉर नेम सेक ओनली, सिर्फ उसका नाम लाने के लिए। ठीक है, और इस केस में जो यहाँ पे जो डैमेज दिया जाता है ना वो बहुत ही मतलब सिर्फ कह सकते हैं ना किसी को कोर्ट में घसीटना, कोर्ट में लेकर जाना, सिर्फ वही काम यहाँ पर किया जाता है। तो दैट्स वन बच्चों यहाँ पर तुरंत डैमेज यहाँ पे याद रखना, अगर उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाए ना तो बहुत ही लेस पेनल्टी लगाई जाती है। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, मैक्सिमम 1 रुपया। सोचो आप, कोर्ट में आएगा, कोर्ट में आके वो मतलब इतने टाइम केस लड़ेगा, उसके बाद उसको बताया जाएगा जी आपको 1 रुपया पेनल्टी पे करनी है। ठीक है, बेइज्जती हो गई ना, बस वही बेइज्जती करनी है यहाँ पर उसको, नॉमिनल डैमेज में उसकी वही बेइज्जती हमें करनी है। तो दैट्स पॉइंट बच्चे यहाँ पर, तो दैट्स कॉल्ड द नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है बच्चे यहाँ पे, दैट्स पॉइंट नंबर 2 जो डैमेज यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, थर्ड डैमेज बच्चे यहाँ पर और कौन कौन से डैमेज हो सकते हैं। तीसरा डैमेज बच्चे यहाँ पे लिया जाता है, दैट्स कॉल्ड, एक वर्ड आता है दैट्स कॉल्ड द स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेज का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, मैंने एक कॉन्टेक्ट किया, कॉन्टेक्ट नंबर 1। ठीक है, और कॉन्टेक्ट 1 के साथ साथ इसी के बेस पर मैंने किसी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्टेक्ट नंबर 2 कर लिया। जैसे सपोज बच्चों यहाँ से कुछ गुड्स आने वाला था इसकी तरफ से, ए टू बी, ए के पास से बी को आने वाला था, और वही गुड्स वो आगे डिलीवर होने वाला था, सेम गुड्स बी टू सी। अब बच्चों को सोचो, अगर ए ने बी को गुड्स नहीं दिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बी टू सी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को हम कैसे फॉलो करें, ए टू बी और बी टू सी। तो बच्चों यहाँ पर ना इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर बी ने यहाँ पर ये ए ने परफॉर्म नहीं किया और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो लॉस होगा, इस लॉस को, अब ये बच्चों यहाँ पे किसकी वजह से ये ब्रीच हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ किसकी वजह से, ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1, ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने की वजह से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर लॉस होता है तो उस दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लॉस को क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल डैमेज, दिस इज कॉल्ड द स्पेशल डैमेज। ठीक है, अब बच्चों में क्वेश्चन इज दिस, यहाँ पर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया और जिसकी वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस हो गया, तो क्वेश्चन ये किसकी वजह से हुआ सारा काम, ये ए की वजह से हुआ। तो मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, क्या मैं ए से डैमेज रिकवर कर सकता हूँ क्या, ये वाला डैमेज, ऑर्डिनरी तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ क्या वो डैमेज उसे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ। हाँ जी, तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर स्पेशल डैमेजेस उसे रिकवर किया जा सकता है, स्पेशल डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड if
पार्टी हैज knowledge about special damages at the time of क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच के टाइम पे नहीं बच्चों, यहाँ पे उसको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए कि भाई ये पर्सन ने कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा नहीं हुआ तो उस केस में लॉस होने के वहाँ पे चांसेस हैं, तो भाई आपको ना वो डैमेज वहाँ पे फिर आप पे करना पड़ेगा। तो अगर ये उसको नॉलेज थी, मतलब इस ए को अगर नॉलेज थी कि बी ने कोई आगे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, अगर वो भी पूरा नहीं हुआ तो लॉस दे पे करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द स्पेशल डैमेज, उसको क्या बोला जाएगा, स्पेशल डैमेजेज वहाँ पर कहा जाएगा। दैट्स योर पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ पे दैट्स योर पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पर बताया गया बच्चों। ठीक है, हाँ जी। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे और देखते हैं जी और कौन कौन से डैमेज आते हैं। पॉइंट नंबर 4 बच्चों यहाँ पे एक डैमेज यहाँ पे बताया गया, दैट्स कॉल्ड एग्जेम्पलरी। ये बिल्कुल डिफरेंट डैमेज है बच्चों यहाँ पे। इसके और भी नाम है, एग्जेम्पलरी कह सकते हो, प्यूनिटिव कह सकते हो, एक नाम और इसका बच्चों पे विंडिक्टिव, विंडिक्टिव डैमेजेस। बच्चों ये किस लिए, ये क्या डैमेज है ये? देखो जो नॉर्मल ना, वैसे अभी था आपने क्या देखा कि जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से राइज हो रहा था, या उस ट्रांजेक्शन में ना होकर उसी के साथ दूसरी कोई ट्रांजेक्शन हो रही थी, वो तो ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान सुना, एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से एक पार्टी ने मना कर दिया, ठीक है, और मना करते ही दूसरी पार्टी की गुडविल पे हर्ट हुई है, मतलब उसकी मार्केट में जो गुडविल थी वो वहां पर हर्ट हो गई। हर्ट होने का मतलब बच्चों यहाँ पे उसकी गुडविल गिर गई। अब क्या करें? उन्होंने कहा जी अगर ऐसा है ना, अगर गुडविल पर इसका इम्पैक्ट अगर आ रहा है, गुडविल अगर हर्ट कर रही है, तो उस केस में आप कौन सा डैमेज वहां पे रिकवर करोगे? दैट्स कॉल्ड एग्जेम्पलरी, पुनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस। अब वो यहाँ पे तो नॉर्मल वैसे याद रखना, ये जनरली कब चलता है, जहाँ पे आपकी गुडविल, जहाँ पे आपका एक इमेज डाउन हो गई है और उस चीज के लिए आप डैमेज वहाँ पे आप मांग रहे हो। तो बट याद रखना बच्चे, यहाँ पे जो पॉइंट पे 4 रखा गया है ना, वो सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ 2 केस में आपका कवर होगा बस। ओनली 2 केसेस बस। कौन कौन से केस आएंगे बच्चों यहाँ पर? तो पॉइंट नंबर ए यहाँ पर आएगा, अगर पार्टी ने मना किया है, रीच टू कॉन्टेक्ट ऑफ मैरिज। पार्टी ने पहले मैरिज करने का वादा किया और फिर बाद में मैरिज करने से रोक दिया, तो मुझे बता बेइज्जती होगी नहीं होगी ज्यादा? ब्रांड इमेज, जो आपकी इमेज है वो मार्केट में डाउन होगी नहीं होगी? ऑब्वियसली डाउन होगी कि भाई आपको मैरिज का वादा हो गया, सब कुछ तैयारी हो गई, लेकिन फिर मैरिज करने से मना कर दिया। तो दूसरी पार्टी जिसको मना किया गया वो पार्टी वहाँ पे डैमेज रिकवर कर सकती है। पॉइंट नंबर 2 आता है बच्चों यहाँ पे, आपने कोई बैंक में चेक लगाया, आपके अकाउंट में पैसा है, बैंक ने मना कर दिया, बैंक कहता है जी हमारे हम नहीं देंगे, और वो गलती से किया बैंक ने, मतलब रोंगफुली हो गया। तो याद रखना, अगर बैंक रोंगफुली मना करता है, रोंगफुल डिसऑनर ऑफ चेक, आपके अकाउंट में पैसा होते हुए भी बैंक ने पेमेंट करने से मना कर दिया, और वो भी गलत तरीके से, और कोई रीजन नहीं था मना करने का, बस क्या बोला वहां पे, पैसा होते हुए बोल रहे हैं जी इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, हम नहीं देंगे। बेइज्जती होगी नहीं होगी दूसरी पार्टी के सामने कि भाई इसे चेक क्यों दिया जब पैसा नहीं था? तो उस केस में गलती तो उसकी नहीं थी बेचारे की, लेकिन किसकी गलती थी? बैंक की गलती थी। तो उससे उसकी जो इमेज खराब हुई है, हम उससे वहां पर डैमेज रिकवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो वहां पर डैमेज रिकवर किया जा सकता है। बट याद रखना यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन इज दिस, डैमेज कितना लिया जाएगा? तो यहाँ पे याद रखना, ये हमें कोर्ट बताएगा डैमेज कितना लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई हम आपसे डैमेज कितना वहां पे रिकवर करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? तो अभी तक मैंने वो क्या क्या पॉइंट बता दिए। फर्स्ट पॉइंट ऑडी डैमेज जो डायरेक्टली राइज होता है। सेकंड में नॉमिनल डैमेज जो सिर्फ नाम के लिए लगाया जाता है, जहाँ पे बहुत कम पेनल्टी लगाई जाती है, इवन 1 रुपया तक बस। एंड थर्ड वन स्पेशल डैमेजेस, कि जहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अगर लॉस होता है, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस भी उससे रिकवर किया जाएगा, लेकिन कब? अगर पार्टी को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की नॉलेज है तो। ठीक है। फोर्थ वन बच्चों, यहाँ पे मैंने को पॉइंट क्या बताया, फोर्थ वन यहाँ पे आया आपका एग्जेम्पलरी, विंडिक्टिव एंड पुनिटिव डैमेजेस, जो सिर्फ 2 केस में आपका चलेगा। नंबर 1, अगर मैरिज का वादा कर दिया गया है उसको फिर पूरा नहीं किया गया। एंड सेकंड वन, अगर बैंक रोंगफुली आपके अकाउंट में पैसा होते हुए भी वो अगर मना करता है, डिसऑनर करता है, क्या कह के कि इनसफिशिएंट फंड,
तो दिस इज कॉल्ड द डिसऑनर, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ द चेक। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। चलो जी अब देखते हैं और कितने तरह के डैमेज यहाँ पे हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 होता है बच्चों यहाँ पे, अगर आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है कह सकते हो, डिट्रोएशन, क्लियर। तो याद रखना, तो उस केस में जो भी डैमेज होगा, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट बच्चों यहाँ पे, कि आपका गुड्स वो पार्टी लेके आ रही थी लेकिन रास्ते में खराब हो गया या कुछ भी हो गया, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, तो उस केस में आप उस पार्टी से डैमेज रिकवर कर सकते हो कि भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने फॉलो नहीं किया। या इसमें बच्चों सिंपल थिंग, क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आएगा, अगर आएगा तो बस सिंपल आपको लिख के आना है कि डिटोरेशन के केस में वहाँ पे पार्टी से डैमेज रिकवर कर सकते हैं, दैट्स मैन, बस। और कुछ बच्चों वहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। लीजिए बच्चों यहाँ पे, एंड पॉइंट नंबर 6 बच्चों यहाँ पे आपका आता है, पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 6 बच्चों यहाँ पे लास्ट पॉइंट इसका दिया गया, दैट्स कॉल्ड प्री फिक्स्ड डैमेजेस। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो प्री फिक्स का मतलब पहले समझो, प्री फिक्स्ड, जब कॉन्टेक्ट कर रहे थे उसी टाइम पे फिक्स कर लिया कि अगर आपसे डैमेज लिया जाए तो कितना लिया जाएगा, है ना। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि डैमेज को पहले से फिक्स कर दिया गया एट द टाइम ऑफ फिक्स, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने उसी टाइम पे उसको फिक्स कर दिया कि आपसे डैमेजेस कितना लिया जाएगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे जो फिक्स किया गया वो दो तरह का डैमेज होता है। फर्स्ट डैमेज आता है बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विड डैमेज। एंड सेकंड वन, दैट इज पेनल्टी। तो बच्चों लिक्विडेटेड डैमेज हम किसको बोलते हैं, तो ध्यान सुनो। इंडिया में, पहले आपको दोनों में पॉइंट बताता हूँ आपको, इंडिया में ना इन दोनों बच्चों कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप अगर इंडिया के पॉइंट से देखोगे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं बताया गया। आप इंडिया में चाहे उसको लिक्विडेट बोलो चाहे पेनल्टी बोलो, बात एक ही है। लेकिन ये डिफरेंस जो बताया गया ना बच्चों यहाँ पे, ये इंग्लैंड में बताया गया है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है ये, तो यहाँ पे याद रखना, इसको डिफरेंशिएट कहाँ पे किया गया है, इंग्लैंड में किया गया है। और बच्चों ये किस चीज पे बेस पे किया गया है, यहाँ बच्चों लिक्विड डैमेज का मतलब क्या है, कि जो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस फिक्स किया जाता है, जो डैमेज अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हम फिक्स करते हैं। किस तरीके से बच्चों यहाँ पे, अगर मान लो 100% था, मैं कहता हूँ कि भाई अगर 3 महीने में काम खत्म करना है, मैंने कहा अगर फर्स्ट मंथ में ना मैंने अगर 30% कंप्लीट नहीं किया ना, तो मैं इतना डैमेज पे करूंगा। दूसरा सेकंड मंथ मैंने कहा जी अगर 30 तो हो गया था लेकिन अगर मैंने 60 तक कंप्लीट नहीं किया तो मैं इतना डैमेज आपको पे करूंगा। थर्ड मंथ में पूरा 100 नहीं किया तो इतना करूंगा। आगे ना लेवल, तो मैंने 30, 60 देन 100, एक लेवल वहाँ पे सेट कर दिया। तो वो किसके अकॉर्डिंग डैमेज पे कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस। लेकिन मैं कहता हूँ जब भी मैं डैमेज पूरा, मतलब जब तक भी मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, आपको एक फिक्स बस इतना डैमेज दे दूंगा, कोई परफॉर्मेंस डेट नहीं रखी, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड पेनल्टी। तो नो, सिंपल वे से अपनी लैंग्वेज में बच्चों मैं बोलता हूँ, नो फॉर्मेट, बस एक फिक्स वहाँ पे डैमेज कर दिया कि आपसे फिक्स कितना लिया जाएगा। मुझे याद रखना, एज पर लॉ यहाँ पर जो बिल्कुल फेयर एंड जेन्युइन माना गया है ना, वो क्या माना गया है, लिक्विडेट डैमेज माना गया है, क्योंकि यहाँ पार्टी ऑब्वियस मच एंड मच सेटिस्फाइड वहाँ पर होगी भी आपने यहाँ पे बेस यहाँ पे किया है। तो फेयर एंड जेन्युइन जो डैमेजेस या फेयर एंड जेन्युइन पेनल्टी जो बताई गई है, वो लिक्विडेट डैमेज को वहाँ पे माना गया है। तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है कि लिक्विड डैमेज वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों मैं इसके साथ साथ आपको नोटिंग पूरी करवा रहा हूँ, तो इसको साथ साथ आपको कंप्लीटली नोट करते हुए अच्छे से आपको करना है। ठीक है यहाँ पे, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट नंबर 2 था बच्चों, यहाँ पर डैमेजेस, ये था ना हमारा, तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट में डेसिशन हो गया, सेकंड में डैमेज मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया। इजी था बच्चों यहाँ पर, तो दैट्स योर पॉइंट जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब इसके बच्चों यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर आपका आता है, थर्ड पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। The third point, that is the specific performance. अब बच्चों अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, पार्टी ना डैमेज लेके बड़ी खुश थी कि ठीक है बस हम सेटिस्फाइड है, डैमेज मिल गया बस खत्म। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, पार्टी कहती है जी मुझे डैमेज से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करोगे। तो पार्टी क्या चाहती है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करोगे।
क्या? और बच्चों याद रखना, अगर पार्टी इस तरीके से चाहती है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, दैट्स कॉल, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब क्या बच्चों यहाँ पे, कि मैं पार्टी से डैमेज रिकवर नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी को इंसिस्ट कर रहा हूँ। इस चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा हूँ उसको, टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, इंसिस्ट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों यहाँ पे, और जब हम पार्टी को बच्चों यहाँ पे इंसिस्ट करेंगे तो किस किस केस में कर सकते हैं, तो पहले तो याद रखना, ये कोर्ट की मर्जी है कि वहां पर पार्टी को कह सकता है कि ठीक है जी, आप इसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा सकते हो, सॉरी, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी है, दैट्स योर पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिस, कोर्ट कब कब अलाउड कर सकता है, कोर्ट कब कब अलाउड नहीं करेगा, तो दैट्स मीन कि व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब कब अलाउड की गई है, एंड व्हेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी अलाउड। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी अलाउड। तो ये दो टॉपिक बच्चों यहाँ पे देखने हैं कि कब स्पेसिफिक अलाउड होती है, कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं होती। तो बच्चों सिंपल थिंग है कि यहाँ पर जो स्पेसिफिक अलाउड बताया गया, तो दो तीन केस बताया गया, तो नंबर वन पॉइंट यहाँ बच्चों आपका होता है, अगर मान लो बच्चों वहाँ पे एक्चुअल डैमेज निकाल ही नहीं सकते, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे डैमेज निकल ही नहीं सकता, फिर तो हम पार्टी को क्या कहेंगे, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज द एक्चुअल डैमेजेस आर नॉट मेजरेबल, आप वहां पर एक्चुअल डैमेज निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वन, जो गुड्स में खरीदने वाला था, या तो तुम्हें क्या देखा वहाँ पे, गुड्स के केस में हम ऑर्डिनरी डैमेज वहाँ पे रिकवर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको, जो गुड्स में खरीदने वाला था, उस गुड्स का मार्केट में कोई अलग से सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मार्केट में उसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, फिर तो कोर्ट क्या कहेगा, भाई सब आपको देना ही पड़ेगा, एक ही चीज थी, है ना। अब ये डैमेज कैसे लेगा, मेजरेबल तो है ही नहीं है ना। तो उस केस में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इफ देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, अगर उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, तो वहां पर हम कोर्ट किस चीज का ऑर्डर दे सकता है कि आपको स्पेसिफिक अलाउड कर सकते हैं वहाँ पे। थर्ड वन, अगर बच्चों वहाँ पे याद रखना, अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो एंड पार्टी के लिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिल रही थी, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कोई दिक्कत नहीं थी, बट मॉनेटरी कॉम्पनसेशन इज नॉट एडिक्वेट रेमेडीज, वो कह रहे हैं जी डैमेज मैं मान नहीं रहा हूँ, डैमेज ये बहुत कम दे रहा है मुझे, मैं तो चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा कर दे। ठीक है, या तो डैमेज प्रॉपर दे, एडिक्वेट रेमेडीज नहीं है मेरे लिए इतने जितने दे रहा है मुझे, तो भी क्वांटिटी पूरा करवा दो आप। दैट्स पॉइंट बच्चे यहाँ पर, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पर अलाउड कर सकते हैं और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ पर अलाउड नहीं करेंगे, तो बच्चे इसमें क्या क्या पॉइंट आपके आते हैं। तो पॉइंट नंबर ए बच्चे यहाँ पे आता है, अगर किसी माइनर के साथ कॉन्टेक्ट किया तो आप कभी भी इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं कह सकते, अगेंस्ट माइनर। पॉइंट नंबर बी, अगर कोई ऐसा कॉन्टेक्ट आपने किया जिसमें पर्सन का पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, तो उसमें भी आप क्या नहीं कह सकते बच्चों, वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर सी बच्चों वहाँ पे, और क्या पॉइंट वहाँ पे आएगा, थर्ड पॉइंट बच्चों वहाँ पे आपका आता है, दैट इज कि अगर, ठीक है, तो बच्चों ये मत सोचना कि मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नॉट अलाउड में क्या बोल रहा हूँ कि भाई वहाँ पे आप डैमेज नहीं ले सकते, बस तो डैमेज तो ले सकते हो बट उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते परफॉर्म करने के लिए। ठीक है बच्चों, वहाँ पे थर्ड पॉइंट बच्चों वहाँ पे आपका आता है कि अगर किसी का पर्सनल राइट अगर वॉयलेट होता है, पर्सनल वॉयलेशन ऑफ राइट, तो दैट्स पॉइंट बच्चों वहाँ पे, तो उस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं कह सकते, तो आपको वहां पर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। इजी है बच्चों, यहाँ पर तो बहुत इजी पॉइंट था, एग्जाम में बहुत रेयर ही पूछा जाता है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको टॉपिक, वो था बच्चों डैमेजेस, तो वो बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो दैट्स बच्चों यहाँ पर, तो ये था जी आपका टॉपिक, सिंपल टॉपिक, दैट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है यहाँ पे, तो दिस इज योर पॉइंट नंबर बच्चों यहाँ पे। चलो जी आ जाओ, पॉइंट नंबर 4 और 5, सिर्फ 2 पॉइंट इसके अंदर आएंगे इस चैप्टर में, और देन योर चैप्टर रिवीजन फिनिश्ड। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर आपका आता है, दैट्स कॉल्ड इंजंक्शन। आई होप आपने ये वर्ड कभी सुना नहीं होगा, मुझे जो लगता है। ठीक है, अब जो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इंजंक्शन का मतलब होता है स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर। अब इसके लिए बच्चों पहले एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। दो पार्टी बच्चों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक्स एंड वाई। एक्स के पास एक लैंड है, एक्स के पास एक लैंड है, और एक्स क्या करता है, ये लैंड वाई को रेंट पर देता है, ऑन रेंट, रेंट पर उसने दे दी। और उसने साथ में एक कंडीशन यहाँ पे बना दी, क्या, कि भाई आप ना मिस्टर वाई इस लैंड पे ना कुछ भी नहीं बनाओगे, कोई बिल्डिंग नहीं बनाओगे, कुछ नहीं करोगे, शुड नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग, शुड नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। वाई ने कहा ठीक है जी, एक्सेप्टेड, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस ये लैंड अपने पास रखूंगा और बिजनेस करूंगा बस। अब बच्चों यहाँ पे ना वाई ने बिल्डिंग लेते ही जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या कर दिया, बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी यहाँ पर। लो जी, जिस चीज़ के लिए मना किया था वही काम शुरू कर दिया उसने, कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। अब कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद ये पर्सन कह रहे हैं मेरी लैंड वापस करो, वाई कहता मैं नहीं करता, केस कहाँ पर चला गया, कोर्ट में चला गया। अब जो कोर्ट में ना सबको पता है भी केस धीरे धीरे चलता रहेगा, है ना, बहुत लंबा केस चलता है, कई बार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कोई लिमिट नहीं है, चलता रहता है केस, है ना। तारीख पे तारीख वर्ड आपने सुना होगा, आती रहती है आती रहती है। तो उस केस में बच्चों यहाँ पर, अब एक्स को क्या डर है कि भाई ये जब मैं आपसे लैंड वापस लूंगा या डैमेज से रिकवर करूंगा, तब तक तो ये लैंड पे पूरी बिल्डिंग बना देगा, और बाद में फिर कोर्ट को जबरदस्ती ये बिल्डिंग किसको देनी पड़ेगी, भाई को देनी पड़ेगी, तोड़ भी नहीं सकते, लॉस हो जाएगा भाई का, क्योंकि कोर्ट तो दोनों की तरफ से सोच के चलेगा। तो उस केस में ना वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट से कहता है कि सर आपका फाइनल ऑर्डर तो बाद में आता रहेगा कि डैमेज कितना लेना चाहिए, आप ना सबसे पहले एक काम कर दो, ये जो बिल्डिंग बनानी स्टार्ट की हुई ना, इस पे स्टे ऑर्डर लगवा दो। मेरे लिए पहली रेमेडी यही काम करेगी यहाँ पर, कि भाई डैमेज तो मैं बाद में लूंगा ही लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे स्टे ऑर्डर लगा दो। कोर्ट कहेगा ये लो जी, लगा दिया। तो बच्चे मुझे बताओ, क्या भी एक ये भी एक रेमेडीज का वर्क है, नहीं है, तो आंसर इज यस। तो एक इस तरीके से स्टे लगाता है, स्टे मतलब कि अब ये जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता आ जाता, वाई इस बिल्डिंग पर कुछ भी नहीं कर सकता, दिस इज कॉल्ड द स्टे ऑर्डर। ठीक है, तो इसका सिंपल स्टे ऑर्डर इंजेक्शन क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंट समथिंग, पार्टी को रोकना है, किसी भी चीज़ से रोकना है, किस चीज़ से रोकना है, जो उसने वादा किया था कि मैं नहीं करूंगा, और अगर वो वही काम कर रहे हैं तो उसको रोकना भी, ये भी एक रेमेडीज वहाँ पे वर्क करेगा बच्चा। तो बहुत इजी पॉइंट था, बस सिंपल इसे याद रखना बच्चों यहाँ पे कि इंजंक्शन क्या होता है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 4 बच्चा, इजी। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मैरियर। अब जो क्वांटम मेरिट क्या होता है, ये भी एक अलग पॉइंट है, मतलब डैमेज की तरह काम नहीं करता ये, लेकिन थोड़ा सा उसी के साथ मिलता जुलता पॉइंट है। तो जो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है, दैट्स कॉल्ड एज मच एज यू अर्न। दिस इज मीन एज मच एज यू अर्न, मतलब अगर कंटेंट बीच में रोका गया ना बच्चों वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पार्टीज को उतना पैसा तो मिलना चाहिए जितना क्या हुआ था, जितना वो काम कर चुका है, जितना उसका कर्निंग कैपेसिटी बन रही है, तो वो कहता है हाँ जी इतना तो मिलना चाहिए। तो दैट्स मीन बच्चों यहाँ पर, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया गया, तो इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किए गए। फर्स्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पर आपका जो आता है कि अगर कॉन्टेक्ट आपका किस नेचर का है, डिविजिबल कॉन्टेक्ट का है। अगर कॉन्टेक्ट आपका इनडिविजिबल नेचर का है तो उसको कैसे फॉलो किया जाएगा, तो ये दोनों चीजें बच्चों अलग अलग यहाँ पे बताई गई कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का हो सकता है, एक नंबर 1 डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो डिविजिबल किसको कहेंगे, हम इनडिविजिबल किसको कहेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है इसमें जो बताया गया। अगर मान लो बच्चों जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने कॉन्टेक्ट किया सीए फाउंडेशन का, आपको पता है सीए फाउंडेशन टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं, है ना। अब 4 सब्जेक्ट में
आपसे फीस आपको बताएगी 28,000, लेकिन किस तरीके से बताएगी? 7,000 इंटू 4। तो मतलब इस तरीके से आपको टोटल फीस बता देगी सपोज 28,000। अब बच्चों मुझे बताओ, अब 7,000 इंटू 4 मैंने कहा, तो आप ये तो बता सकते हो ना पर सब्जेक्ट कितना लिया मैंने? ऑब्वियसली 7,000 रुपीज़ मैंने वहाँ पे लिया। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं बच्चों वहाँ पे? अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करके ये कहता हूँ कि मैं आपसे ना फीस लूँगा 28,000, अब इसका ये मतलब नहीं है कि 28 का मतलब 7,000 टू 4 आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लोगे, आंसर इज नो। तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके नहीं बता सकते कि वहाँ पर अकाउंट का कितना होगा, लो का कितना होगा, वहाँ पे आप उसको डिवाइड करके नहीं बता सकते। तो दो तरह के कॉन्टेंट यहाँ पे ले लिए बच्चों, यहाँ पे डिविजिबल जहाँ पे आप परसेंट डिवाइड करके बता पा रहे थे, इनडिविजिबल जहाँ पे आप उसको कॉन्टेंट को डिवाइड करके नहीं बता सकते थे। दैट्स अ पॉइंट इनडिविजिबल कॉन्टेंट जो बताए गए यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए, एक पूरा नहीं हुआ, क्या आपसे वो 3 सब्जेक्ट के पैसे लिए नहीं लिए जाएंगे? लिए जाएंगे। आपको पता था भाई हम आपसे 7,000 पर सब्जेक्ट ले रहे हैं, 3 का पूरा हो गया तो एक पूरा नहीं हुआ, तो एक का मत दो, 3 के तो दोगे दोगे ना। दैट्स द पॉइंट। लेकिन इंडिविजुअल में यहाँ पे नहीं ले सकता। आप कहोगे सर आप, मैं मान लो मैं 3 पूरे करवा दिए, एक पूरा नहीं हुआ सब्जेक्ट आपका, आप क्या कहोगे? मुझे तो पता ही नहीं था सर कि एक 3 सब्जेक्ट का अमाउंट कितना बनता है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेंटम मेरिट कब लग सकता है? अगर डिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट पार्टली परफॉर्म भी हुआ है ना, तो भी क्वेंटम मेरिट वहां पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म होगा अगर वो कंप्लीटली परफॉर्म हुआ है। वर्ड याद रखना कि क्वेंटम मेरिट इसमें लगता ही नहीं, एक्चुअली में आप ये कह सकते हो कंप्लीटली वर्क कंप्लीट होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि मान लो खराब पढ़ाया, या फिर आपको एक साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया था वो पूरा अच्छे से नहीं किया, तो वहां पर आप उससे उसका पैसा जरूर आप लेस कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपको पैसा कब पे करना पड़ेगा? जब वो वर्क पूरा कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है, तो इसमें पार्टली परफॉर्म में भी बच्चों को इंटरमीडिएट यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन कंप्लीटली में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये चीज़ के अंदर याद रखने बच्चों यहाँ पे कब हम पैसा यहाँ पे ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते। एग्जाम में क्वेश्चन भी अलग से शॉर्ट नोट में आ चुका है, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ लर्न करनी है, जो जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो दैट्स योर पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो बताया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आप पढ़ोगे तो यही सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो क्वांटम मेरिट हमारा अप्लाई हो गया है, तो पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। इंजंक्शन वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया बच्चे यहाँ पे। ठीक है, और क्या कर लिया हमने कंप्लीट? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कंप्लीट कर लिया, और इससे पहले जो दिया गया था बच्चे यहाँ पे ये डैमेजेस, ये सारे डैमेजेस हमने यहाँ पे रिकवर कर लिए हैं। तो दिस इज योर चैप्टर बच्चों यहाँ पे, जो आपको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, दैट्स योर पॉइंट। ये तो इसका आगे ना आपका जो चैप्टर बच्चों स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ। ठीक है बच्चों यहाँ पे, ओके। तो इसको बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करना है बच्चों यहाँ पे। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय।